चलिए आज मैं आप लोगों से एक सवाल पूछती हूँ। क्या आपने कभी सोचा है कि भारत और चीन दोनों ही देशों के पास इतने आधुनिक हथियार होने के बाद भी अक्सर इन दोनों देशों के सैनिक एलएसी यानी चीन से सटी हमारी सीमा पर लाठी डंडों से लड़ते नजर आते हैं, लेकिन वही पाकिस्तान की सीमा यानी एलओसी के साथ लगे बॉर्डर में आए दिन गोलीबारी की खबरें आती हैं। इन दोनों सीमाओं यानी एलएसी और एलओसी में इतना फर्क क्यों? क्या आपको पता है कि भारत और चीन के सेना के लोग दूध या बिस्किट का पैकेट छोड़कर बॉर्डर पर अपनी प्रेजेंस बताते हैं? इसी के साथ एलएसी में किस तरह की रिस्ट्रिक्शन है, दोनों ही सेनाएं यहाँ कैसे ऑपरेट करती है, जानेंगे आज के इस वीडियो में। नमस्कार, मैं हूँ श्यामा और आप देख रहे हैं लेट्स टॉक। तो पहले एलएसी को समझते हैं। वास्तविक नियंत्रण रेखा एलएसी एक प्रकार की सीमांकन रेखा है, कई जगह इसे वास्तविक रेखा भी कहते हैं। ये भारत और चीन के बॉर्डर को डिफाइन करता है। इसे साल 1972 में दोनों देशों के बीच शिमला समझौते के बाद एलएसी के नाम से इंट्रोड्यूस किया गया था, लेकिन एलएसी को लेकर दोनों ही देश अपने अलग अलग तर्कों के साथ मैप पेश करते हैं। चीन भारत की ओर से पेश किए गए मैप को मानने से इनकार कर देता है, उसी तरह भारत भी चीन के मैप को मान्यता नहीं देता। आई एम श्योर कि यहाँ बहुत सारे लोगों को ये भी नहीं पता होगा कि भारत और पाकिस्तान की सीमा तो डिफाइन की गई है, लेकिन भारत और एलएसी की सीमा यानी भारत और चीन के सीमा को कभी जियोग्राफिकली नहीं बनाया गया है। चलिए इस बात का मैं आपको जवाब देती हूँ कि भारत एलएसी की लंबाई को 3488 किलोमीटर बताता है, वहीं चीन एलएसी के सीमा को 2000 किलोमीटर ही मानता है। इसी कारण एलएसी को लेकर दोनों ही देशों में कभी सहमति नहीं बन पाई और एलएसी को कभी जियोग्राफिकली भी नहीं बनाया गया। वहीं पाकिस्तान के साथ लगे बॉर्डर एलओसी के केस में यह बिल्कुल अलग है। इसे एक्चुअल में युद्ध विराम रेखा भी कहते हैं। यह रेखा कश्मीर को लेकर दोनों ही देशों के बीच हुए संघर्ष का युद्ध विराम है, लेकिन ऑफिशियली इसे भी शिमला समझौते के बाद ही दोनों देशों यानी भारत और पाकिस्तान की ओर से माना गया। शिमला समझौते में दोनों ही देश के प्रधानमंत्रियों ने बैठकर इस एग्रीमेंट पर साइन किया, लेकिन इसके बाद भी एलओसी में अक्सर दोनों सेनाओं के बीच स्ट्रगल देखने को मिलता रहता है। वहीं भारत और चीन के बीच मौजूद एलएसी इसके कंपैरिजन में काफी शांत माना जाता है। इसके पीछे का कारण भारत और चीन के बीच हुआ एक समझौता है। 29 नवंबर 1996 ये वही दिन था जिस दिन नई दिल्ली में भारत और चीन के बीच एक समझौता हुआ। इस समझौते के अकॉर्डिंग एलएसी के 2 किलोमीटर के अंदर दोनों ही देश किसी प्रकार से गोली चलाने, खतरनाक केमिकल इस्तेमाल करने, धमाके करने और बंदूक या धमाकों से शिकार करने जैसा काम नहीं कर सकते हैं। इसके बाद भी अगर किसी कंस्ट्रक्शन के काम के लिए भी ब्लास्ट करना पड़े तो इसकी जानकारी दूसरे देश के सेना को 5 दिन पहले देनी होगी। इसी के साथ किसी प्रैक्टिस के समय भी मिसाइल या गोली एलएसी के दूसरी ओर नहीं जानी चाहिए। अब क्योंकि दोनों देशों के बीच कोई एक्चुअल सीमा रेखा कभी नहीं थी, इसलिए अक्सर दोनों देशों के सैनिक आमने सामने आ जाते हैं। अगर आमने सामने ना भी आए तो अपनी पेट्रोलिंग की सीमा बताने के लिए ये अपनी एक पहचान छोड़ कर जाते हैं, जिससे दूसरे देश के सैनिक जान सके कि ये उनका इलाका नहीं है और जमीन कब्जा किए जाने से बचा जा सके। ये मेथड दोनों ही देश के सैनिकों ने सालों से अपनी समझ से डेवलप की है। इस शर्त के मुताबिक दोनों ही तरफ के सैनिक को किसी तकरार की स्थिति में डायलॉग से उसे सॉर्ट आउट करे बजाय किसी हिंसा के। ये काफी इम्पोर्टेंट एग्रीमेंट है जिसके चलते चीन और भारत के बीच इतने सालों तक शांति बनी रही, लेकिन 2 साल पहले गलवान और अब तवांग में हुई मुठभेड़ ने इसे गलत साबित किया है। भारत और चीन सीमा के 3 भाग हैं। इन तीनों भागों में सेनाओं के बीच मुठभेड़ होने की आशंका बनी रहती है। पहला भाग लद्दाख, उत्तराखंड और हिमाचल, बीच वाला हिस्सा सिक्किम और तीसरा हिस्सा अरुणाचल से लगता है। अरुणाचल प्रदेश में ही तवांग आता है। ये वही तवांग है जहां दोनों सेनाओं के बीच मुठभेड़ हुई। चीन अरुणाचल को भारत न मानकर दक्षिणी तिब्बत कहता है। चीन हमेशा से विस्तारवाद की नीति के चलते अपने पड़ोसी देशों के ऊपर
पर अलग अलग तरह के दबाव बनाता रहता है। दुनिया की सबसे सस्ती मैन्युफैक्चरिंग और कॉपी करके सस्ते इलेक्ट्रॉनिक सामान तैयार कर चीन न केवल भारत बल्कि पूरी दुनिया को अपने ऊपर निर्भर बना रहा है। साल 2020 में गलवान के युद्ध के बाद भी भारत की चीन पर निर्भरता घटने के बजाय लगातार बढ़ी है। फिर वो चाहे जरूरी दवाइयों का रॉ मटेरियल हो, सस्ता इलेक्ट्रॉनिक सामान या फिर भगवान गणेश और लक्ष्मी की मूर्तियां भी, इन सभी के लिए हमें चीन पर निर्भर रहना पड़ता है। चीन के विरुद्ध हमें अपनी दावेदारी को बढ़ाने के लिए हमें चीन की तरह इन हाउस मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देना होगा, जिससे भारत अपनी शानदार आर्मी पर और खर्च कर सके। इसी के साथ उन देशों पर निर्भरता बढ़ानी होगी जो भारत के हितों को साधे, जिससे चीन से आयात की दर में समानता लाकर हम चीन पर अपनी निर्भरता कम कर सकते हैं, बजाय किसी चीनी एप्लीकेशन और गेम को बैन करके। बाकी आपको क्या लगता है कि भारत कैसे चीन पर अपनी व्यापार निर्भरता कम कर सकता है और सरकार इस पर क्या कदम उठा सकती है? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। हमें आपकी राय का इंतजार रहेगा। मैं हूं श्यामा और आप देख रहे थे लेट्स टॉक।